हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई का, अपनी फैमिली का और अपनी हेल्थ का बहुत ही खूबसूरत तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका वेलकम करता हूँ तहे दिल से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार उसको सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11th की जो हमारी बुक है जिसका नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसका हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। दोस्तों, तो आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि इससे पहले इस बुक का जो पहला चैप्टर है भारतीय संविधान क्यों और कैसे, वो मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर नंबर 1। तो जिस बच्चे ने इसको अभी तक देखा नहीं है प्लीज़ उसको जाकर जो है चैप्टर को अच्छी तरह से रीड कीजिए। आप लोग अगर फर्स्ट चैप्टर देखे होंगे तभी आप लोग को जो है सेकंड चैप्टर समझ में आने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो है हम लोग भारतीय संविधान के बारे में डिटेल तरीके से जो है पढ़ने वाले हैं। तो जिस बच्चे को यही नहीं पता है कि भारतीय संविधान क्या है, कैसे बना, क्यों बना, उसके पीछे क्या कारण थे, क्या विशेषताएं थी, तो इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग अधिकार पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के अंदर, वो चाहे मौलिक अधिकार हो, चाहे नीति निर्देशक तत्व हो, तो उस बच्चे को शायद समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, उन बच्चों से जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है, तो प्लीज़ फर्स्ट चैप्टर जाके देखिए, फिर आपको जो है सेकंड चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान में अधिकार। दोस्तों, तो शुरू करने से पहले हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। हम लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हम लोग को जो चीज़ें पढ़नी है उसको हम लोग पहले ही 1 बाय 1 करके एक देख लेते हैं, फिर चीज़ों को समझने में और समझाने में बहुत आसानी रहती है। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम लोग को कवर करना है अधिकार के बारे में। अधिकार किसे बोला जाता है, इसका महत्व क्या होता है दोस्तों, अधिकार समझेंगे हम लोग। उसके बाद में अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है, उसके बाद में हम लोग समझेंगे इसके अंदर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार क्या है। भाई, मौलिक अधिकार किसे बोला जाता है, भारतीय संविधान में इसकी क्या स्थिति है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। उसके बाद में सामान्य अधिकार किसे बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में मौलिक अधिकार कवर करेंगे। उसके बाद में देखेंगे हम लोग दोस्तों इसके अंदर कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख अधिकार कि भाई दक्षिण अफ्रीका देश है, उसके संविधान में कौन कौन सी जो है अधिकार को रखा गया है। उसके बाद में हम लोग सबसे फेमस अधिकार जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसके बारे में जानेंगे। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, भाई कर्तव्य भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, वो समझने की कोशिश करेंगे। फिर आखिरी में हम लोग जो है अंतर स्पष्ट करेंगे नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच में, फिर हाँ क्या संबंध है, फिर आखिरी में हम लोग इसके अंतर जानने का प्रयास करेंगे। तो मोटा मोटी हमारा पूरा चैप्टर इन्हीं 10 पॉइंट्स के अंदर हम लोग को कवर 10 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट समझनी है। अगर हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझ लिया तो हमारा जो पूरा चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों कि भारतीय संविधान में अधिकार, ये पूरा चैप्टर हमारा समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं 110% श्योर हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आने वाली हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। थोड़ी सी वीडियो बोरिंग लगे तो भी नहीं जाना है, आपको देखना है, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट ना केवल आपकी 11th के लिए बल्कि फ्यूचर में आने वाले समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये हर गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह में इसको पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे कि अधिकार किसे बोला जाता है। देखिए, एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो आप लोग को अपने अधिकारों के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, जो वकील वगैरह बनते हैं ना, उनको ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है कि राइट क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक सामान्य नागरिक के कौन कौन से अधिकार हैं। लोगों को अपने अधिकार नहीं पता रहते, इसलिए वो हमेशा मार खा जाते हैं, लोग उनका शोषण करते हैं, ठीक है। तो आप आने वाले भविष्य तो आप लोग को अपने अधिकारों के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो एज अ स्टूडेंट भी, एज अ देश के नागरिक भी, एज अ देश के युवा भी हमको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप लोग जो है अपने हक के लिए लड़ पाओगे। तो बने रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को शुरू करना है अधिकार के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, अधिकार के बारे में। देखिए, अधिकार किसे बोला जाता है, कभी आप लोगों ने सोचा कि अधिकार का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे घर के अंदर कोई चीज़ होता तो हम लोग उसके ऊपर अपना अधिकार जताते कि नहीं जताते।
अधिकार का मतलब होता है हक जताना। क्या जताना दोस्तों? हक जताना। ठीक है, तो देखिए सरल भाषा में सुनने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल दे के भी समझाने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस पढ़ दिया और हो गया। एग्जाम्पल दूंगा, आप लोग की खोपड़ी में ये कॉन्सेप्ट पूरा घुसाना है मेरे को, तभी जाके मैं समझूंगा कि जो है मेरा पढ़ाना सफल हो गया। तो देखिए क्या बोल रहा है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता है। ठीक है, अधिकार वे हक है जो एक आम आदमी को जीवित रहने के लिए चाहिए, जिसको वह मांग करता है, कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की सुरक्षा करता है। देखिए ये तो चलो लिखी हुई बातें हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें समझनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें है इसके अंदर। सबसे पहले तो आया भाई, अधिकार वे हक है जो एक आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए होगा। कि आप कभी कल्पना कर सकते हो कि एक ऐसा इंसान है या फिर कोई भी XYZ ह्यूमन है, वो बिना हक के, बिना अधिकार के अपना जीवन गुजार सकता है? नहीं गुजार सकता। अगर वो उसके पास हक नहीं रहेगा, उसके पास अधिकार नहीं रहेगा, तो फिर वो क्या है? गुलाम है दोस्तों, दास है। वो अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकता, ना अपने मन का खा सकता है, ना अपने मन का पी सकता है, ना अपने मन का पढ़ सकता है। उसके पास कोई आज़ादी नहीं है। तो जब इंसान के पास किसी चीज़ को करने का हक नहीं है, तो फिर वो क्या है? गुलाम है, निर्जीव है वो, है ना। तो इसलिए एक इंसान को जीने के लिए किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है? हक की जरूरत पड़ती है। और हकी को क्या बोला जाता है? हक को बोला जाता है अधिकार। ठीक है, तो अधिकार क्या है? सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। तो यानी कि अगर इंसान को आगे बढ़ना है, पढ़ना है, अपना नाम बनाना है, तो उसको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? उसको जरूरत पड़ेगी हक की। और हक को हम लोग क्या बोलते हैं? हक को बोलते हैं अधिकार। ठीक है, हाँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है अधिकार समझ में आया होगा। और देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अधिकार जो है जिसको वह मांग करता है। ठीक है, वो मांग करता है कि भाई मेरे को ये अधिकार मिलने चाहिए। तो ये अधिकार कौन देता है? ये अधिकार देता है कानून द्वारा। कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, यानी कानून देता है आपको ये अधिकार, और कानून ही आपके अधिकारों को क्या करता है? सुरक्षित करता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, भारत के अंदर हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, कि भाई 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को जो है स्कूल के अंदर मुफ्त शिक्षा देना जो है माँ बाप की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये अधिकार है बच्चे का। अगर माँ बाप बच्चों को फ्री एजुकेशन या बच्चों को स्कूल के अंदर नहीं डालते हैं, तो बच्चा अगर ऐसा कोई करता हुआ पकड़ा गया तो जो है उसके खिलाफ केस किया जा सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चे का ये अधिकार है, हक है कि उसको एजुकेशन मिलना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर कौन आएगा? फिर आपका जो है कानून आएगा, आपका जो है जुडिशरी आएगा, न्यायपालिका आएगा, कोर्ट आएगा, पुलिस आएगा। फिर वो माँ बाप को बोलेगा कि भाई आप अपने बच्चों को अधिकार शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको हमारे अधिकार दिलाने के लिए जो न्याय व्यवस्था है, पुलिस है, वो अपना रोल अदा करती है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ में आया होगा कि अधिकार का मतलब क्या होता है। अधिकार को अगर देसी भाषा में बोला जाए तो अधिकार क्या है? हक है। ठीक है, राइट है, जो इंसान को उसका विकास करने के लिए चाहिए होता है। और ये कौन दिलाता है? ये आपका कानून दिलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अधिकार आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके अंदर एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकार समझ में आ गया। घोषणा का मतलब क्या होता है कि भाई 4 लोगों को, 50 लोगों को, पूरे देश को बताना कि भाई फला बंदे को जो है ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, हाँ। तो इसके अंदर क्या है, देखिए इसके अंदर क्या है समझते हैं। अधिकतर लोकतांत्रिक देश में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 2 शब्द आए हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं पढ़ के निकल जाऊंगा, जो नए शब्द होंगे उसको समझाना मेरी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर एक शब्द आया लोकतांत्रिक। क्या है दोस्तों? लोकतांत्रिक। तो देखिए लोकतांत्रिक समझाता हूँ आप लोगों को। लोकतांत्रिक का मतलब होता है, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए शब्दों का, लोक का मतलब होता है जनता, तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी कि जनता का शासन। एक ऐसा देश जहाँ पर जनता अपने माध्यम से चुने हुए नेताओं को जो है पावर देती है। पावर किस लिए देती है? ताकि वो नेता जो है वो जनता की सेवा कर सके। तो ऐसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं लोकतांत्रिक। यानी कि जहाँ पर जनता जो होती है अपने वोट की सहायता से, अपनी वोट के अधिकारों से जो है अपने नेता को चुनती है। तो भारत कैसा देश है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यानी कि यहाँ की जनता क्या करती है? यहाँ की जनता जो है अपने विधायक को चुनती है, अपने सांसद को चुनती है, और वो सांसद और विधायक किसके लिए काम करते हैं? जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक देश बोलते हैं। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा शब्द क्या है दोस्तों? दूसरा शब्द आया आपका संविधान। पहले चैप्टर के अंदर मैंने आप लोग को बता रखा है संविधान क्या है। संविधान वो नियम कायदे कानूनों की एक पुस्तक है जिन नियम कायदे कानूनों की सहायता से भारत देश की शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाया जाता है। यानी कि एक किताब है जिसके अंदर तमाम कानून लिखे गए हैं
जिसकी सहायता से देश को चलाया जाता है। हम लोग को पता है कि भाई किसी भी चीज़ को, जैसे घर को चलाने के लिए, उदाहरण के तौर पर समझिए, एक घर को चलाने के लिए माँ बाप को मिलकर के कुछ नियम कायदे कानून बनाने पड़ते हैं, जिस नियम कायदे कानून की सहायता से घर अच्छी तरह से चल पाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, मान लीजिए कि कोई एक्स नाम का लड़का है, ठीक है, वो कॉलेज जाता है, पार्टी वगैरह करता है। मान लीजिए कि घर का नियम भाई कि 10 बजे से पहले घर के सारे सदस्य घर के अंदर आ जाने चाहिए, ठीक है। मान लो कि वो बच्चा अगर 12 बजे आएगा, रात के 1 बजे आएगा, तो कहीं ना कहीं वो नियम को तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है। इससे घर का माहौल खराब होगा कि नहीं खराब होगा। इसी तरह से देश को अच्छी तरह से विकसित राह पर ले जाने के लिए जो यहाँ की सरकारें होती हैं वो क्या बनाती, कानून बनाती हैं, ठीक है, कानून बनाती है ताकि देश जो है अनुशासन तरीके से आगे बढ़ सके। तो उसी को क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। संविधान के अंदर कई सारे कानून रखे गए हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर, ये देखिए, ये बोल रहा है कि अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में क्या किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि नागरिकों जो हक है ना, वो किसके अंदर रखे गए हैं, संविधान की किताब के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। ऐसी सूची को क्या बोला जाता है, ऐसी सूची को बोला जाता है अधिकारों का घोषणा पत्र, जिसकी मांग 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने उठाई थी। अब देखिए, तो हमारे जो अधिकार हैं, एक आम नागरिक के जो अधिकार हैं, वो अधिकार कहाँ रखे गए, वो रखे गए संविधान के अंदर रखे गए, और उसी को क्या बोलते हैं, अधिकारों का घोषणा पत्र बोलते हैं, ठीक है। और ये बात कहाँ से उठ के आ रही है, ये बात उठ कर आई थी जब हमारा जो देश था उसको ब्रिटेन ने गुलाम बना रखा था। तो उस समय जो पंडित मोतीलाल नेहरू जी थे, उन्होंने बोला था कि भारत की जनता को भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है, अधिकारों का घोषणा पत्र होना चाहिए। अंग्रेजों से मांग की गई थी इस बात की, तो अंग्रेजों ने तो दिया नहीं। तो हम लोग, हमारे नेताओं ने उसी समय कसम खा ली थी कि जब हम लोग अंग्रेज को देश से भगा देंगे और जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हम अपने नागरिक को तमाम वो अधिकार देंगे जो अधिकार हमको अंग्रेजों ने नहीं दिए थे, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत देश के जो नेता थे, उन लोगों ने अपनी प्यारी देश की जनता को क्या दिया, अधिकारों का घोषणा पत्र दिया। यानी कि जनता को बताया जाना कि भाई तुम्हारे कौन कौन से अधिकार हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखिए, फिर इसके अंदर एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये मौलिक अधिकार जो है आपको आपकी पूरी ज़िंदगी के अंदर जो काम आने वाला है, ठीक है। हर जगह आपको ये मौलिक अधिकार सब सुनने को मिलेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक हैं या मौलिक समझे जाते हैं, उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है, ठीक है। मौलिक का मतलब होता है बहुत ज़रूरी। उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लीजिए कि आपका घर बन रहा है, ठीक है, आप 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला घर बनवा रहे हैं। तो घर बनवाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जिसके बिना घर बन ही नहीं सकता है। वैसे तो आप लोग बोलोगे कि सर जी ईंट है, सीमेंट है, मजदूर है, मजदूरी है, लेकिन नहीं, सबसे ज़रूरी चीज़ होता है आपका नींव। क्या होता है दोस्तों, नींव, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं दोस्तों, बेस। अगर बेस स्ट्रांग रहेगा तो आप 4 मंजिला 5 मंजिला बुर्ज खलीफा बना लोगे उसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेस। इसी तरह से इंसान के अधिकार को प्रदान करने की जो चीज़ है या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसको बोलते हैं मूल अधिकार, ठीक है। तो मूल का मतलब होता है मौलिक, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट। तो भारतीय संविधान के अंदर कुछ मौलिक अधिकार दिए गए, यानी कि सबसे अहम, सबसे जरूरी अधिकार, कुछ 6 अधिकार हमारे संविधान के अंदर है, जिसके बिना इंसान का जीवन नहीं है। तो 6 अधिकार को हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूल अधिकार, ठीक है। भारतीय संविधान के अंदर 6 मूल अधिकार, जिसके बिना इंसान का जीवन नहीं है। वो 6 अधिकार बहुत जरूरी हैं। घर बनाने के लिए जितना जरूरी नींव है, उतना ही इंसान का विकास करने के लिए वो 6 अधिकार बहुत जरूरी हैं। उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और देखिए क्या बोल रहा है इसके अंदर, और बोल रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता नायकों द्वारा नागरिकों के अधिकारों की मांग समय समय पर उठाई गई थी। मैंने आप लोगों को बताया कि जब देश गुलाम था तो उस समय जो बड़े बड़े नेता थे, क्रांतिकारी, हमारे जो वीर सपूत थे देश के, उन्होंने अंग्रेजों से इन तमाम अधिकारों की मांग की, लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने हमको एक अधिकार नहीं दिया, ठीक है। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई कि भाई भारतीय जनता को भी तो अधिकार दो, आप सारे अधिकार अंग्रेजों को थोड़े नहीं मिलेंगे। ये बात उठाई गई, किसने उठाई, मोतीलाल नेहरू जी ने। स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश के संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम लोगों ने उन तमाम चीज़ों को अपने देश के संविधान के अंदर रखा था जो हमको अंग्रेज नहीं दे पाए थे, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए, यहाँ पर 1 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा हमेशा आप लोग। यहाँ ये देखिए, 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। देखिए, मैं आप लोगों के आगे बताने वाला था, लेकिन यहीं पर आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय संविधान के अंदर जो सबसे अहम है ना, जो सबसे अहम है, नींव के बराबर जो अधिकार हैं, वो हमारे पहले स्टार्टिंग में हमारे संविधान के अंदर 7 होते थे। 7 फंडामेंटल राइट थे। कितने थे दोस्तों, 7 या 7 मूल अधिकार थे।
लेकिन 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 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ये कब हुआ था? 1978 के अंदर, ठीक है। संविधान संशोधन मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर के अंदर बता दिया था। संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है कि संविधान के अंदर समय समय पर चीज़ों को बदलना। कुछ कानून होते हैं दोस्तों, समय के अनुसार वो पुराने हो जाते हैं, तो उनको बदलना जरूरी हो जाता था, वो हो जाता है। तो इसी हिसाब से 44वें संविधान संशोधन की सहायता से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया, क्योंकि वो जरूरी नहीं था। तो निकाल देने के बाद हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हो गए? 6 मौलिक अधिकार हो गए। उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, आपसे सवाल एक नंबर में पूछेगा कि भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को कौन से संवैधानिक संशोधन से हटाया गया था? तो वो हटाया गया था 44वें संवैधानिक संशोधन से। और कब हटाया गया था? ये हटाया गया था आपका 1978 के अंदर, ठीक है। एक नंबर का सवाल बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मौलिक अधिकार का परिभाषा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में आता है एक सामान्य अधिकार। हम लोगों ने भी समझा मौलिक, मौलिक का मतलब बहुत जरूरी, जिसके बिना इंसान का जीवन जीवन नहीं है। और दूसरी तरफ आता है सामान्य, जनरल, ठीक है, जो हो तो भी अच्छा है, जो नहीं हो तो भी अच्छा है, इसके होने ना होने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सामान्य अधिकार, जनरल राइट्स। तो इसके अंदर क्या आता है देख लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या है? वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसद कानून बनाकर परिवर्तन कर सकती है। यानी कि ये तमाम वे अधिकार है जिनमें संसद जो होती है वो कानून बना के उसमें फेरबदल कर सकती है, ठीक है। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोग का सवाल होगा कि सर जी अब ये संसद क्या है, संसद कौन सी बला आ गई? तो देखो दोस्तों, ये सब मैं आप लोग को आगे पढ़ाऊंगा। इसके लिए पूरा एक चैप्टर ये आपका विधायिका करके है, जिसके अंदर आप लोगों को संसद पढ़ाना है, विधानसभा पढ़ाना है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अभी हाल फिलहाल के अंदर जो है हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री के चुनाव हुए हैं, या जिसको हम लोग लोकसभा के चुनाव भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? एक संसद है, ठीक है। संसद के अंदर 2 सदन है। कितने सदन है दोस्तों? 2 सदन है। एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है आपका राज्यसभा। तो अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो लोकसभा के अंदर जो है सांसद चुन के जाते हैं। कौन जाते हैं चुन के दोस्तों? तो सांसद चुनकर जाते हैं, ठीक है। तो यही सांसद जो होते हैं चुनकर जाते हैं और हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं। तो वही लोग कहाँ पर जाकर बैठते हैं? संसद के अंदर बैठते हैं। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? संसद। और संसद का कानून क्या होता है? देश के अंदर कानून को बनाना, ठीक है। तो वही संसद है। संसद का काम क्या है? कानून बनाना। आगे देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर वो जो 6 मौलिक अधिकार की हम लोगों ने बात की है, जो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे देश के नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक घर बनाने में जो नींव भूमिका निभाती है, वही जो है हमारे देश का नागरिकों के विकास करने में, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, ठीक है, विकास करने में मौलिक अधिकार की अहम भूमिका होती है। तो वो अधिकार यही है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला अधिकार कौन सा? समता का अधिकार। समता का अधिकार का मतलब होता है समानता का अधिकार, जिसके अंदर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद भी याद करने हैं आपको। ये अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बीच में दोस्तों। ये थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, ये एक साइड मिट गया है। 14 से लेकर 18 के बीच में कौन सा अधिकार रखा गया दोस्तों? 14 से लेकर 18 के बीच में आपका अधिकार रखा गया कौन सा? समता का अधिकार, जिसको हम लोग समानता का अधिकार बोलते हैं, ठीक है। अभी समझाऊंगा, आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा बढ़िया से, ठीक है, परेशान नहीं होना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको हम लोग बोलते हैं आज़ादी का अधिकार। कहीं भी आना, कहीं भी जाना, कुछ भी खाना, कुछ भी पढ़ना, ठीक है। ये किसके अंदर आता है? आता है आपका आज़ादी का अधिकार। ये कहाँ से लेके कहाँ तक है? ये अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 के बीच में। उसके बाद में आता है दोस्तों आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि भाई इस देश के अंदर जो है बच्चों का शोषण तो नहीं हो रहा है, अमीर जो गरीब का शोषण तो नहीं कर रहा है, किसी से बदवा मजदूरी तो नहीं कराई जा रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को बचाने के लिए, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, ये इस एक अधिकार रखा गया जिसको बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। ये कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद के बीच में है? तो ये अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 के बीच में है। उसके बाद में दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो देश है वो 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या वाला देश है। इसके अंदर हर धर्म के लोग पाए जाते हैं। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब इतने सारे धर्म के हैं, तो अब एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है, हमारे संविधान के जो निर्माणकर्ता थे उन्होंने अपने संविधान के अंदर एक चीज़ रखी जिसको बोलते हैं धार्मिक आज़ादी का अधिकार, ठीक है। कोई भी अपने धर्म को किसी भी तरीके से पूज सकता है, ठीक है, ताकि हमारे देश के अंदर जो है सभी धर्मों के बीच में क्या बना रहे दोस्तों? समन्वय बना रहे, प्यार बना रहे, मोहब्बत बना रहे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए हमारे संविधान में कौन सा अधिकार है? यह धार्मिक आज़ादी का अधिकार। कौन से अनुच्छेद से लेके कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 के बीच में।
फिर हमारे देश में एक अधिकार जिसको बोलते हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये कौन सी अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद में दोस्तों, तो ये है आपका 29 से लेकर 30 के बीच में। फिर आखिरी आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अब ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है, मान लीजिए कि ऊपर वाले किसी भी अधिकारों में किसी नागरिक के अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, उसके साथ जो है धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, तो वो कहाँ पर जाएगा, किसका दरवाज़ा खटखटाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए हमारे संविधान के जो निर्माणकर्ता थे उन्होंने जो है एक अधिकार बोला जिसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी का ट्रीटमेंट करना। मान लीजिए कि आपके किसी अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं कि भाई फला जो है मेरे अधिकारों का हनन कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी सुनवाई की जाएगी। तो देखो कितनी सारी चीज़ें इसके अंदर रखी गई हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार थे दोस्तों। 7वां मौलिक अधिकार जो था वो कब हटाया गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बता दिया था। और वो कौन सा अधिकार थे अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखिए लिखोगे तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, फ़ायदा आपको ही होने वाला, क्योंकि आपका रिवीजन होगा, ठीक है। आपका रिवीजन होगा दोस्तों, 2-2 नंबर के अंदर ये सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो एक और बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं मोटिवेट रहूँगा, मुझे लगेगा भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ वर्थ इट है, बच्चों को समझ में आ रहा है, तो मैं और मोटिवेशन से और एनर्जी से आप लोग को पढ़ाऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब 1 बाय 1 करके जो है मौलिक अधिकार को समझने का प्रयास उदाहरणों के साथ करते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 के बीच में है। अब 1 बाय 1 जो है इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो मौलिक अधिकार है उसको बोलते हैं हम समता का अधिकार, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं समानता का अधिकार, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये कौन से अनुच्छेद से लेके कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक एक करके जो है हम इन अधिकारों का अध्ययन करने वाले उदाहरण के साथ। देखिए सबसे पहला है आपका देखिए अनुच्छेद 14 क्या बोलता दोस्तों, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता तथा बिना भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त करना। यानी कि अनुच्छेद 14 जो है वो क्या बोल रहा है दोस्तों, ये बोलता है कि भाई कानून के समक्ष समानता, यानी कि जो कानून है, यानी कि जो न्यायपालिका है उसके समक्ष, उसके सामने सब समान है बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि भाई मान लीजिए कि कोई एक्स बंदा है जो बहुत पैसे वाला है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक्स बंदा है जो बहुत पैसे वाला है और जो वाई बंदा है वो गरीब है, और दोनों ने जो है एक दोनों के हाथों एक क्राइम हो गया, ठीक है, एक क्राइम हो गया, सेम प्रकार का क्राइम हो गया। तो ऐसा नहीं कि एक्स वाले के पास जो है, जो अमीर है उसके पास बहुत पैसा है, तो उसको जो है कानून के सामने उसको बेगुनाह मान लिया जाएगा, या उसको कम सज़ा दी जाएगी, या उसको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। और जो गरीब है उसको सज़ा दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा संविधान बोलता है कि भैया अगर दोनों ने सेम प्रकार का कानूनों को तोड़ा है या कोई गलत काम किया तो उनको समान दंड दिया जाना चाहिए, वही दंड दिया जाना चाहिए जो लिखा हुआ है। हम उसको छोड़ नहीं सकते कि उसके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है। तो कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है कि कानून के सामने सब समान है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, चाहे कोई बहुत धनी सेठ क्यों ना हो, चाहे कोई गरीब क्यों ना हो। अगर दोनों ने जो है सेम प्रकार का जो है, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है, किसी कानून को तोड़ा है, और जो सज़ा लिखी गई तोड़ने की वही सज़ा दोनों की मिलेगी, ठीक है। तो कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या है कि सब क्या है, बराबर हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, कानून के समक्ष का मतलब क्या होता है, सब बराबर हैं और सबको समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त की जाएगी, ठीक है। हाँ तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अनुच्छेद 14 समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 15 देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है दोस्तों, अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, तो देखिए धर्म, मूल, वंश, मूल जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। भारत देश के अंदर जो है, चाहे कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आप कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर अगर आपके साथ कोई धर्म के आधार पर, ठीक है, आपको बोले कि भाई तुम फला जाति के हो, फला धर्म के हो, तुम लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, तुम्हारा रंग सांवला है, काला है, अगर इस आधार पे आपसे कोई भेदभाव करता है, ठीक है, तो आपके कौन से अधिकार का हनन हो रहा है, आपके अधिकार का हनन हो रहा है अनुच्छेद 15 के। अगर आपके साथ जो है कोई इस बात पर जो है आपके साथ अगर कोई भेदभाव करता है, तो आप जो है अनुच्छेद 15 के तहत कहाँ जा सकते हैं, आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि आपके इस अधिकार का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है।
और आपको मौलिक अधिकार दिए इसलिए गए कि अगर आपका कोई हनन करे तो आप उनको उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। ठीक है, तो इस अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? अनुच्छेद 15 बोलता है भाई कि कोई भी है किसी के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, ठीक है, भेदभाव नहीं कर सकता। चलिए एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि कोई प्राइवेट स्कूल है, उस प्राइवेट स्कूल के अंदर जो है बच्चे पढ़ते हैं। अब कोई माँ बाप जो है वो मान लीजिए कि एक जाति का है, किसी एक्स जाति का है। अब वो जब एडमिशन लेने जाता है तो प्रिंसिपल बोलता है कि भैया हम तुमको एडमिशन नहीं देंगे क्योंकि तुम इस जाति से बिलोंग करते हो। वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो जो माँ बाप है वो जाकर के पुलिस में रिपोर्ट लिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये अधिकार है कि अगर उनको बच्चे को कोई फला जाति के नाम पर अगर एडमिशन नहीं देता है, मना करता है, तो वो उसके खिलाफ अनुच्छेद 15 के तहत क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उनके पास ये अधिकार है। तो अनुच्छेद 15 में क्या बोलता है? अनुच्छेद 15 बोलता है कि किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर भेदभाव किया जाएगा तो आप दंडनीय हो, दंड मिलेगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अनुच्छेद 15 भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 16 क्या बोलता है दोस्तों। अनुच्छेद 16 जो है वो बोलता है कि सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों में अवसर की समानता, यानी कि सबको अवसर की समानता दी जाएगी। ठीक है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है, किसी भी तबके से आता हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको जो है सार्वजनिक पद, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर सबको बराबरी का क्या दिया जाएगा दोस्तों? सबको बराबरी का क्या दिया जाएगा? मौका दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, सबको बराबरी का मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा। ठीक है, तो परंतु अनुच्छेद 16 का 4 क्या बोलता है? राज्य को नागरिक के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण देने का अधिकार है। तो राज्य जो डिसाइड, मान लीजिए कि हमारे समाज के अंदर हम लोग को पता है कि भैया जो महिलाएं हैं वो थोड़ी सी पिछड़ी हुई हैं, और बाकी जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, हमारे भाई हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के भाई हैं, ठीक है, ओबीसी के भाई हैं, ईडब्ल्यूएस के भाई हैं, तो इन लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार क्या कर सकती है? आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि 16 भी समझ में आ गया होगा आपको। अनुच्छेद 17 देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 17 क्या बोलता है? अनुच्छेद 17 बोलता है कि समाज से अस्पृश्यता, जिसको हम लोग छुआछूत बोलते हैं, इसकी समाप्ति करनी चाहिए। ठीक है, ये बोलता है कि अगर हमारे समाज में कोई भेदभाव कर रहा है कि भाई छुआछूत, इसको मत छू दो, ये फलाना जाति का, इसको मत छू, ये मतलब इस धर्म का है, अगर ऐसा आपके साथ कोई बर्ताव कर रहा है तो वो आपके अनुच्छेद 17 का उल्लंघन कर रहा है। आप जो है इसके आधार पर जो है उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 18 क्या बोलता है। अनुच्छेद 18 बोलता है दोस्तों, देखिए अनुच्छेद 18 बोलता है कि सैनिक या शैक्षिक उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियों पर रोक। ठीक है, मान लीजिए कि कोई अपने आप को जो है बड़ी बड़ी उपाधियाँ रख रहा है अपनी, ठीक है, तो जो है वो भी उसके ऊपर भी क्या लगाया जा सकता है? रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि केवल एक शैक्षिक उपाधि, मान लीजिए कि आपने पीएचडी किया तो आप डॉक्टर की उपाधि लगाओगे। ठीक है, आपने अगर आपने एमबीबीएस किया तो आप डॉक्टर की उपाधि लगाओगे। आप अगर सेना के अंदर हो तो आप लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, इसकी उपाधि लगा सकते हो। अगर इसके अलावा आप कोई दूसरी मतलब कोई अलग उपाधि लगाते हो तो वो क्या है? वो आप उपाधि नहीं लगा सकते। उपाधियों पे क्या है? रोक है। ठीक है, क्योंकि किस चीज़ का उल्लंघन करता है? समानता के अधिकार को उल्लंघन करता है। तो ये था दोस्तों आपका समानता का अधिकार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 के बीच में समानता का अधिकार रखा गया है। अब आगे देखते हैं अगला कौन सा मौलिक अधिकार है दोस्तों। अगला मौलिक अधिकार है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता थोड़ा बड़ा शब्द हो जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे आज़ादी। क्या बोलेंगे दोस्तों? आज़ादी। ठीक है, तो देखते हैं इसको, आज़ादी वाले अधिकार को देखते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक है याद रखिएगा, एक एक नंबर में आ जाएगा। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के बीच में इसको रखा गया है। तो देखिए क्या बोलता है, इन अनुच्छेद के द्वारा भारत के नागरिकों को विशेष रूप से 6 बुनियादी आज़ादी दी गई है। ठीक है, आज़ादी, आज़ादी कितना बड़ा शब्द है दोस्तों। हम लोग को शायद इसका जो मतलब है, जो सच्चे अर्थों में अर्थ है, हमको शायद ना पता हो। सबसे अच्छी तरीके से तो उन वीर सपूतों को पता है जिन्होंने जो है आज़ादी के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिया दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो देखिए क्या क्या है इसके अंदर। हमको 6 अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों, अधिकार भाषण और अभिव्यक्ति। ठीक है, इसकी आज़ादी हमारे देश के अंदर कि कोई कहीं पर भी खड़ा होकर के भाषण दे सकता है, अपनी बात को रख सकता है। उसके बाद में बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है, यानी कि बिना जो है हिंसक गतिविधि के जो है शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है। अगर आपको किसी की बात का दुख है, आपको किसी सरकार की नीतियों का अगर विरोध करना है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से जो है विरोध कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से दिल्ली के अंदर जो जंतर मंतर के ऊपर अगर किसी को किसी भी बात से दिक्कत होती है तो जंतर मंतर के अंदर पहुंच जाते हैं शांतिपूर्ण सम्मेलन के लिए। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में क्या है, संगठन बनाने की आज़ादी। आप संगठन बना सकते हो, भारत के किसी भी भूभाग में भ्रमण कर सकते हो। आप लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश,
28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, कहीं पर भी आप बिना रोक टोक के आ जा सकते हो। उसके बाद में भारत के किसी भी भूभाग में निवास कर सकते हो। आप भारत के किसी भूभाग में क्या कर सकते हो, निवास कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों व्यापार, व्यवसाय, कोई भी कारोबार, काम करने की स्वतंत्रता, आप कोई भी काम धंधा कर सकते हो, कोई भी कारोबार वगैरह कर सकते हो, आप पे कोई रोक टोक नहीं है। तो हमारे देश के अंदर अनुच्छेद 19 ये 6 प्रकार के अधिकार देता है दोस्तों। देखिए कितना खूबसूरत देश है। उसके बाद में अनुच्छेद 20 क्या बोलता है दोस्तों, अनुच्छेद 20 क्या बोलता है, अनुच्छेद 20 बोलता है कि अनुच्छेद 20 जो है अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। मान लीजिए कि किसी से कोई अपराध हो गया है, ठीक है, अब जो है वो अब अपराध हो गया है उस किसी के खिलाफ, तो जो है एक दंडित व्यक्ति को भी जो है कुछ संरक्षण दिया गया है, ठीक है। हाँ, मान लीजिए कि अगर उससे अपराध हो गया है, अपराधी को भी कई सारे आज़ादी दी गई है, ठीक है। देखिए और क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये बोल रहा है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20 को जो है आपात स्थिति के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी कि मान लीजिए देश के अंदर इमरजेंसी लग गई, ठीक है, इमरजेंसी के अंदर कई सारे कानून रद्द हो जाते हैं, लेकिन उन कानूनों के रद्द होने के बाद भी अनुच्छेद 20 जो है, ठीक है, वो रद्द नहीं होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है दोस्तों, देखिए अनुच्छेद 21, अनुच्छेद आर्टिकल 21 क्या बोलता है, आर्टिकल 21 आपका बोलता है कि कानून की प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को जो है राइट टू लाइफ से जो है वंचित नहीं किया जा सकता है, ये बोलता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद, उसके बाद में अनुच्छेद 21A जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, 2022 में 86वें संविधान संशोधन की सहायता से शिक्षा को जो क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। और क्या बोला गया कि भाई 6 से लेकर 14 साल की आयु प्राप्त बच्चों को कौन सी शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त, अनिवार्य, ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। जो नहीं देगा उसके खिलाफ केस किया जा सकता है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है और हम लोग को पता है कि मौलिक अधिकार जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोलता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए अनुच्छेद 22 जो है ये किस चीज़ की बात करता है, किसी भी नागरिक को विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान की जाएगी दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसके पास भी क्या है, उसके पास भी कई सारे अधिकार दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, आगे आगे क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं। अब ये तो आपकी आज़ादी का स्वतंत्रता का अधिकार जो है 1922 ये खत्म हो गया। अब देखिए अब कौन सा अधिकार आ रहा है, अब आ रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर क्या बात की गई है, देखिए अनुच्छेद 23 क्या बोलता है कि मानव व्यापार, यानी कि मानव का व्यापार, खरीदना बेचना, तस्करी, बल प्रयोग द्वारा बेगारी, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। बंधुआ मजदूरी क्या होता है दोस्तों, कि किसी भी गरीब इंसान को जो है उसको जबरन जो है अपने खेतों पे काम करवाना, ठीक है, नौकर बनवा के रखना, उसको समय पे मजदूरी ना देना, उसको आज़ाद ना करना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बंधुआ मजदूरी, ठीक है। पहले के ज़माने के जो जमींदार वगैरह होते थे वो गरीब लोगों से बंधुआ मजदूरी कराते थे, बेगारी कराते थे, कि बिना जो है उनको धन दिए हुए, बिना उनको सैलरी दिए हुए उन पर खूब सारा काम कराते थे। तो इस चीज़ की रोक है हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों उसके बाद में अनुच्छेद 24 क्या बोलता है कि खदानों, कारखानों, खतरनाक कामों में बच्चों को मनाही की गई। यानी कि क्या बोल रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जाएगा, जैसे खदानों में, कारखानों में इत्यादि में। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर अनुच्छेद 24 के हनन का केस बन सकता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार भी दोस्तों हमारा खत्म हो गया। उसके बाद में देखिए उसके बाद क्या है, देयर आफ्टर हमारे पास है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता जिसको हम लोग रिलीजियस फ्रीडम बोलते हैं। तो ये कहाँ से लेकर कहाँ तक रखा गया है, तो ये आपका जो रखा गया है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के बीच में रखा गया है। यानी कि इसके बीच 25 से लेकर 28 के बीच में धर्म की बात की गई है। तो देखिए अनुच्छेद 25 क्या बोलता है, अनुच्छेद 25 सेज दैट अपने धर्म को मानने, पालन करने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। मान लीजिए कि आप किसी एक धर्म को मानते हैं तो आप उसका जो है उसको मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप पे कोई जो है कुछ नहीं बोल सकता। उसके बाद में क्या बोलता है अनुच्छेद 26 दोस्तों, अनुच्छेद 26 बोलता है संगठित इकाई के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार। आप अपने धर्म से संबंधित जो देश के अंदर प्यार बढ़ाए, मोहब्बत बढ़ाए, ठीक है, सद्भावना बढ़ाए, शांति बढ़ाए, अपने धर्म से संबंधित किसी भी संस्थान को आप स्थापित कर सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है।
उसके बाद में दोस्तों अनुच्छेद 27 क्या बोलता है? अनुच्छेद 27 बोलता है कि धर्म का प्रचार कर सकते हैं, धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यानी कि जो धर्म होते हैं, धार्मिक जो बड़े बड़े संस्थान वगैरह होते हैं, उनके ऊपर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती है अनुच्छेद 27 के तहत। उसके बाद में अनुच्छेद 28 क्या बोलता है दोस्तों? अनुच्छेद 28 बोलता है, हाँ, आप लोग के मन में सवाल होगा कि सर जी इनके ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता है जबकि फैक्ट्री वगैरह पर टैक्स लगता है। तो दोस्तों समझिए, ये लोग कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ये लोग जो है एक धर्म को मान रहे हैं, एक सिद्धांत को मान रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर इंसान जो है, इंसान को इंसान से जोड़ा जाता है, प्रेम, समाज के अंदर प्रेम बढ़ाया जाता है, ठीक है। इसलिए सरकार इनके ऊपर टैक्स नहीं लगाती। उसके बाद में देखिए, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता है। यानी कि कुछ आप अपने शिक्षण संस्थान वगैरह खोल सकते हैं और उसके अंदर जो है आप अपने धर्म से संबंधित ज्ञान वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद में अनुच्छेद 28 एक और क्या बोलता है कि किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मान लीजिए कि कोई सरकारी स्कूल है, उसके अंदर आप लोग कोई भाषण वगैरह नहीं दे सकते अपने धर्म से संबंधित, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सारे समाज के बच्चे आते हैं ना। मान लीजिए उसमें से कोई बोले कि भाई मेरे को ज़बरदस्ती बोला जा रहा है, तो इसलिए अनुच्छेद 28 बोलता है। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में क्या है, कौन सा अधिकार है? तो इसके बाद में जो अधिकार है ये है आपका संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 के बीच में, यानी कि आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30 के बीच में। तो क्या बोलता है अनुच्छेद 29 दोस्तों? अनुच्छेद 29 बोलता है कि भारत के किसी भी राज्य के नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का क्या है? अधिकार है। मान लीजिए कि कोई स्टेट का नागरिक है, ठीक है, वो अपनी एक लैंग्वेज है तो उसको बचा सकता है, उसको बोल सकता है, ठीक है, इसके पास अधिकार है। तो अनुच्छेद 30 क्या बोलता है कि इसके अंतर्गत भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को, यानी कि जो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है, कौन कौन हमारे देश के अंदर धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है, तो इसके अंदर हो गए जैन, बौद्ध, पारसी, उसके बाद में सिख, मुस्लिम, ये सब हमारे देश के अंदर क्या है दोस्तों? ये सब अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है। कौन से आधार पर? धर्म के आधार पर। शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, अपने जो है इंस्टीट्यूशंस वगैरह खोल सकते हैं, कॉलेज स्कूल वगैरह खोल सकते हैं, उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्रदान कर सकते हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये लोग चला सकते हैं, इनके पास ये अधिकार है। सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आप लोग जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट्स बना सकते हैं आप लोग, यहाँ से सवाल आएगा। क्या है ये? संविधान के जनक कौन थे दोस्तों? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। हर बार सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद को हृदय आत्मा बोला गया है? तो किसको बोला जाता है? अनुच्छेद 32 को। इसके अंतर्गत न्यायालय कई विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें रिट कहते हैं। देखिए, समय समय पे जो न्यायालय है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, समय समय पे जनता के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए वो समय समय पे रिट जारी करता है, ठीक है। आप लोग आने वाली क्लासेज में पढ़ोगे रिट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बस मोटा मोटी बता देता हूँ। वो कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है कि भैया मान लीजिए कि किसी को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, और उसको जो है पुलिस वाले खूब 3rd डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री दे के हड्डी पसली तोड़ रहे हैं उसकी, तो उस गिरफ्तार व्यक्ति के पास भी अधिकार है कि उसको 24 घंटे के अंदर किसके पास प्रस्तुत किया जाए? जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो उसके पास प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। हाँ, तो जज बोलता है कि भाई बंदी को जो है हमारे सामने प्रस्तुत करो, क्योंकि पुलिस वालों का काम सज़ा देना नहीं है, सज़ा देने का काम जो है हमारे माननीय न्याय या लो के पास है। उसके बाद में एक रिट होता है उत्प्रेषण रिट, एक होता है परमादेश, एक होता है अधिकार परीक्षा और एक होता है प्रतिषेध, किसी चीज़ को मना करना, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की रिट होता है जो समय समय पे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मौलिक अधिकार सारे समझ में आए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, अब दक्षिण अफ्रीका के बारे में है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ, जब रंग भेद वाली सरकार हटने के बाद देश गृह युद्ध के खतरे से जुड़ा रहा। दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों का घोषणा पत्र प्रजातंत्र की आधारशिला है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख अधिकार कौन कौन से? अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका के कुछ इंपॉर्टेंट जो अधिकार हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, गरिमा का अधिकार, कि भाई डिग्निटी का अधिकार है, हर इंसान की इज्जत है, मान सम्मान है, ठीक है। निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार। उसके बाद में और कौन कौन से अधिकार है दक्षिण अफ्रीका की जनता के पास? श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वस्थ और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार,
बुनियादी उच्च शिक्षा का अधिकार, कोई भी बच्चा जो है वहाँ पर मिडिल, सीनियर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन ले सकता है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार, ये तो हमारे देश के अंदर भी है। सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार, ठीक है। तो ये तमाम अधिकार जो हैं दक्षिण अफ्रीका की जनता के पास उसके संविधान में रखे गए हैं। आप लोग देखोगे कि मोर एंड मोर जो है ये सारे अधिकार हमारे देश के अधिकारों से मिलते जुलते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद में आता है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या आते हैं दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये क्या होता है, इसको समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों के में समानता लाने, सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की जरूरत थी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे ही नीतिगत निर्देश सरकारों को दिए गए हैं जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। सरकार का यह दायित्व है कि जिस सीमा तक इन्हें लागू कर सकती है करे। यानी कि सरकार के ऊपर सरकार को जो कुछ काम दिए गए हैं, संविधान ने जो है हर सरकार को कुछ काम दिए गए हैं, उस कामों को क्या बोलते हैं? उन कामों को बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और सरकारों से ये उम्मीद की जाती है कि ये तमाम चीज़ों को जो है सरकार अपने राज्य के अंदर लागू करेगी, ठीक है। ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं कि अगर सरकार लागू नहीं करते तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, ठीक है। लेकिन कुछ राज्यों को भी कुछ कर्तव्य दिए गए, इसी को बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसे कि देखिए, जैसे कि प्रमुख नीति निर्देशक तत्व की सूची में 3 प्रमुख बातें, कौन कौन सी 3 जरूरी बातें हैं? वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। यानी कि सरकार के कुछ काम हैं, जैसे सरकार हमारे देश के अंदर हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है, पार्क बनाती है, ठीक है, बच्चों के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं, महिलाओं के लिए सुविधा करती है। तो इसी तरह से नीति निर्देशक तत्व कुछ कानून हैं जिनके ऊपर भारतीय सरकार को जो है काम करना होता है, ठीक है। उसके बाद में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में थोड़ा सा बात कर लिया जाए। अब यहाँ पर देखिए, अब आप लोग के मन में एक सवाल आना चाहिए कि देश के अंदर केवल अधिकार हक थोड़ी ना होता है, कुछ जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। जैसे एक परिवार के अंदर एक बच्चे को खूब सारे अधिकार मिले, लेकिन उसके कुछ कर्तव्य भी तो होते हैं कि भी अपने माता पिता की इज्जत करे, पढ़े लिख करके जो है एक अच्छा इंसान बने, ठीक है, अपने माता पिता को गर्वान्वित महसूस कराएं। तो ये उसके क्या हो गए? कर्तव्य हो गए। इसी तरह से देश के प्रत्येक नागरिक को जिनको इतने सारे अधिकार दिए गए हैं, उनको भारतीय संविधान निर्माणकर्ताओं ने जो है कुछ कर्तव्य भी दिए हैं कि भाई आप देश के नागरिक होने के नाते केवल फायदे थोड़ी ना उठाओगे, कुछ आपकी जिम्मेदारियां भी तो होंगी अपने देश के प्रति, ठीक है। उन जिम्मेदारियों को क्या बोलते हैं? उन जिम्मेदारियों को बोला जाता है दोस्तों नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक जिम्मेदारियां कौन कौन सी है? तो मौलिक जिम्मेदारी को कब ऐड किया गया भारतीय संविधान के अंदर? ये पहले नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। बाद में संविधान निर्माणकर्ताओं को जो है ये बात दिमाग में है कि भाई हमें ऐसा भी कुछ रखना चाहिए। तो देखिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची अनुच्छेद 51 का समावेश किया गया, यानी जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य, यानी कि नागरिकों के पास 11 जिम्मेदारियां हैं। कौन कौन सी जिम्मेदारियां दोस्तों? देखिए वो जिम्मेदारियां कुछ इस प्रकार से हैं कि संविधान का पालन करना है। पहली बात तो अपने देश के संविधान का जो है हमको पालन करना चाहिए। इसलिए आप लोग आए दिन देखते हो समाचारों के अंदर की नेता जो होते हैं संविधान की कॉपी लेकर के कसम खाते हैं कि हमें संविधान को बचाना है, संविधान सबसे ऊपर है, ठीक है, संविधान की कसम खाते हैं। और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है, ठीक है। अपने राष्ट्रध्वज, हमारा जो तिरंगा है उसको हमें सम्मान करना है, और अपने राष्ट्रगान का जो है हमें सम्मान करना है। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। इसके अंदर इसका मतलब क्या हो गया कि भाई देश को जो है हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है, जो हमारे वीर सपूत, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हमें देश को आज़ाद कराया, उनसे जुड़े हुए और उनके आंदोलनों से जुड़े हुए किसी भी बात का हमें रिस्पेक्ट करनी है। उसके बाद में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है, ठीक है दोस्तों। भारत के अंदर एकता बना के रखनी है और भारत को जो बिल्कुल मजबूत, ठीक है, अखंडित बना के रखना है। उसके बाद में राष्ट्र रक्षा की एवं सेवा के लिए तत्पर रहना है। हमको ये हमारी भावना होनी चाहिए कि भाई देश जो है कभी भी खतरे में पड़े तो हम अपना जान न्यौछावर कर दे अपने देश के लिए, ठीक है, ऐसा विचार रखना है। उसके बाद में दोस्तों क्या है? नागरिकों के मध्य भाईचारे का निर्माण। हम बेशक अलग अलग जाति के हैं, धर्म के हैं, ठीक है, भाषा बोलते हैं, खान पान अलग है, संस्कृति अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग क्या है? इंडियन है, भारतीय हैं। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए दोस्तों। और एक दूसरे के धर्म का, भाषा का, जाति का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप लोग रिस्पेक्ट दोगे तभी तो आप लोगों को रिस्पेक्ट मिलेगा ना दोस्तों। अपनी सोच को बड़ा करना हम लोग को। आगे देखिए, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसको बनाए रखें।
प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें और उसकी रक्षा करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन सुधार की संभावना का विकास करना है। हम लोग को देश के नागरिकों के अंदर क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट, ऐसे नहीं कि रूढ़िवादी विचारधारा रखनी कि भी बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो खराब होने वाला है, ठीक है, ऐसा नहीं। हमको साइंटिफिक सोच रखनी चाहिए, हम लोग को आधुनिक बनना है। उसके बाद में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, क्योंकि हमारी संपत्ति तो है, हमारे टैक्सों से सरकार ये सब चीज़ बनाती है। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं, हिंसा से दूर रहें, अपने आसपास के इलाकों को साफ सुथरा रखना है, ठीक है, और हिंसा से दूर रहना है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के साथ सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, यानी कि हमें बेहतर से बेहतर करना है, हर देश से आगे निकलना है। माता पिता के संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राप्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है, यानी कि माँ बाप का ये जिम्मेदारी बनता है कि अपने 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को वो लोग जो है प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। उसके बाद में दोस्तों अब देखते हैं नीति निर्देशक तत्व जो सरकारों को मिले हुए हैं कि भाई सरकारों को भी तो कुछ होमवर्क देना चाहिए, उनको भी तो उस समाज के लिए कुछ काम करना है। और वहीं पर मौलिक अधिकार यानी कि जनता के जो हक हैं, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या कोई संबंध है? तो देखिए, चलिए देखते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, एक दूसरे के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। पूरक का मतलब क्या होता है, जरूरी है। जहाँ मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वही नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों करने के लिए प्रेरणा भी देते हैं। मौलिक अधिकार खासतौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, वही नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए अब यहाँ पर अंतर है, क्या है दोस्तों, अंतर है। ये किसके किसके बीच में, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के बीच में अंतर है। तो देखिए, मौलिक अधिकार को कानूनी सहयोग प्राप्त है, परंतु नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है। उदाहरण, इसको कैसे समझेंगे, इसको इस तरह समझिए। मान लीजिए कि आपके किसी अधिकार, मौलिक अधिकार जैसे कि समानता के अधिकार का जो है कोई हनन कर रहा है, तो आप इसके खिलाफ कहाँ जाएंगे, आप इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे या तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं पर अगर आपके किसी नीति निर्देशक तत्व का अगर कोई सरकार पूरा नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सरकार के खिलाफ केस कर देंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है, वो ठीक है, वो सरकार के लिए जिम्मेदारी है, सरकार कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप न्यायालय में जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर न्यायालय में नहीं जा सकते। उसके बाद में मैंने बता दिया आप लोग को, आगे देखते हैं। उसके बाद में दोस्तों मौलिक अधिकारों का संबंध व्यक्तियों और निर्देशक तत्वों का संबंध समाज से है। उसके बाद में मौलिक अधिकार प्राप्त किए जा चुके हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को अभी लागू नहीं किया गया है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ठीक है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य समाज और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ठीक है। अब आप लोग के मन में सवाल आएगा कि सर जी आप लोग बार बार बोल रहे हो कि नीति निर्देशक तत्व, इसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं? तो देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसके अंदर कई सारी बातें रखी गई। नीति निर्देशक तत्व के अंदर जैसे कि मान लीजिए कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार खूब सारे स्कूल स्थापित करे, सरकार खूब सारे हॉस्पिटल स्थापित करे। अब आप लोग के मन में ये बात तो आनी चाहिए कि भाई सरकार के पास हमेशा इतना पैसा नहीं रहता है, इतनी व्यवस्था नहीं रहती कि वो खूब सारे स्कूल स्थापित कर सके। मान लीजिए कि अगर सरकार जो है स्कूल स्थापित नहीं कर सकती, तो आप थोड़ी ना सरकार के खिलाफ जाके केस कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं नीति निर्देशक तत्वों के अंदर, जो सरकार को करनी होती है। एक तरह से सरकार को जो टारगेट्स होते हैं कि भाई आपको 5 साल के अंदर ये तमाम चीज़ें करनी है, तो कई बार सरकार वो चीज़ें पूरी नहीं कर पाती। तो ये बात संविधान निर्माणकर्ताओं को भी पता है कि भाई अगर हम नीति निर्देशक तत्वों के अंदर सरकार के लिए कुछ काम रख रहे हैं, वो समय कभी पूरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लो कि नहीं पूरा हो रहा, तो बार बार जो है सरकार के ऊपर केस ही हो रहा है, ठीक है, लोग कोर्ट के अंदर ही जा रहे हैं। इसलिए चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है नीति निर्देशक तत्वों को जो है क्या रखा गया है कि भाई इस पे जो है जनता केस नहीं कर सकती है, इसको सरकार जो है पूरी कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ठीक है। उसके बाद में क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देता है, यानी पूरे समाज के कल्याण को बढ़ावा देता है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, जिसका नाम था दोस्तों, इसका नाम है भारतीय संविधान के अंदर अधिकार। तो हम लोगों ने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने इसके अंदर समझा, इसके अंदर हम लोगों ने समझा कि अधिकार किसे बोला जाता है, अधिकार की परिभाषा हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझी। कर्तव्य किसे बोला जाता है, कर्तव्य एक तरह से जिम्मेदारी हमारी, अधिकार अगर हमें मिल रहा है तो हमारी फर्ज भी बनता है कि हमारे कुछ जिम्मेदारियां भी हो। फिर हम लोगों ने मौलिक अधिकार समझे। भारतीय संविधान के अंदर कितने मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से हम लोगों ने समझा, कौन कौन से हैं दोस्तों, तो ये आपके 6 मौलिक अधिकार इस प्रकार से हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18, आज़ादी का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22,
शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। उसके बाद में हम लोगों ने क्या समझा? उसके बाद में हम लोगों ने समझा अधिकारों की घोषणा पत्र किसे बोला जाता है। फिर हम लोगों ने समझा दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है। उसकी ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने जो है समझा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को चैप्टर समझ में आया है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए। आप लोग कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं? तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग हेल्थी होंगे और अपनी पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों गर्मी की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी है। तो प्लीज़ अपने स्टडीज़ पे फोकस कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और बस इसी के साथ आप लोगों से जो है अलविदा लेना चाहूँगा दोस्तों। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय